नमस्कार। स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 9 जून 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली 30 के अंतर्गत एक टॉपिक और करेंट अफेयर साथ में, जैसा कि हम डिस्कस रोज करते हैं। आज को जो टॉपिक है, जो आपको शेड्यूल मिला है उसी के अकॉर्डिंग है। ज्योग्राफी आज का टॉपिक है शेड्यूल में। तो ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रासलैंड। जो घास के मैदान होते हैं ना, घास के मैदानों पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। लगभग सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि यूपी पीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। आप लोग तैयारी करते हैं, किस लिए करते हैं? सेलेक्ट होने के लिए। और सेलेक्ट तभी होंगे जब आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम का कैलेंडर आ गया है। सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का कैलेंडर भी इसमें शामिल है। बीओ, आरओ, एआरओ और साथ में पीसीएस परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, सबका कैलेंडर इसमें शामिल है। आप लोग अभी से जुट जाइए, बिल्कुल अब लापरवाही मत करिए। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सब मैं बोलूं इससे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि अब वास्तव में आपके पास समय नहीं है। मैं कितना भी बोलूं, अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कल हमें रैंक लिस्ट जारी करनी थी, जो टेस्ट नंबर 8 हुआ था, वीकली टेस्ट जो आप लोग देते आ रहे हैं। रैंक लिस्ट मैं कल भूल गया था। कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, याद दिलाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं कि कल मैं नहीं उसको डिस्कस कर पाया था। रैंक लिस्ट बनी रखी है। सुबह 8 बजे तक अगले दिन जिन्होंने टेस्ट दे दिया था उनका इसमें रैंक में शामिल किया गया, हर बार की तरह। जो ये टेस्ट रहा है इसमें रैंक लिस्ट थोड़ी सी चेंज है, और इस बार जो कभी सेकंड और थर्ड नंबर पे आई थी वो इस बार टॉप कर गई हैं। अच्छी स्टूडेंट हैं ज्योत्सना सिंह, इन्होंने टॉप किया है। फर्स्ट रैंक इनकी आई है। और राकेश कुमार राव ये सेकंड रैंक पर हैं। ये पहले भी टॉप कर चुके हैं, लेकिन ज्योत्सना ने एक बार ही अटेम्प्ट किया है और इन्होंने 2 बार। चलिए, 2 बार तक कोई बात नहीं है। गीता साक्य अक्सर ये टॉप 10 में रहती हैं, इनकी तीसरी रैंक है। और तीसरी रैंक पर है मीना। ज्योत्सना को दो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 96 मार्क्स तो इनको मिले हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 73 इन्होंने अटेम्प्ट किया है, 72 इनके करेक्ट हैं। ओनली वन क्वेश्चन रॉन्ग, केवल एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। इतनी एक्यूरेसी अगर किसी के पास है, इतना एक्यूरेट कोई कर सकता है, तो वो वास्तव में तारीफे काबिल है। और मैं वास्तव में ऐसे अटेम्प्ट को तारीफ करता हूं, ऐसे अटेम्प्ट का, कि जिन्होंने एक ही अटेम्प्ट में और एक क्वेश्चन केवल गलत किया। तो ये अच्छा कॉन्फिडेंस है। बाकी सब लोग भी ठीक हैं। ये राकेश कुमार राव जी ने भी 75 अटेम्प्ट किया है, तो इनके 3 गलत हो गए हैं। गीता साक्य, मीना, और ये थर्ड रैंक पे है। फोर्थ रैंक पे सर्वेश कुमार हैं, जिनको मिला है 90 कितना, 90 मार्क्स। और उसके बाद में नहीं, ये फोर्थ रैंक, हाँ ठीक है, क्योंकि ये इधर तो फिफ्थ दिखेगा ही। और फिफ्थ पे आशा है, 89 मार्क्स इनको मिला है। वंदना ने पिछली बार टॉप किया था, इस बार इनके मार्क्स 88 हैं और इनकी रैंक 6th है। कोई बात नहीं, जो टॉप 10 में आ रहे हैं वो ऐसा आप अपने को ना समझें कि वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गए तो उनकी तैयारी बेकार हो गई। दिलीप कुमार सिंह जी, इनकी भी 6th रैंक ही है, क्योंकि वंदना जी के बराबर मार्क्स इनके आए हैं। तो ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। नेहा राजपूत, इनके भी मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, 87 मार्क्स। माधवी 86 मार्क्स, 8वीं रैंक। कुसुमुती यादव हमेशा अच्छा परफॉर्म करती हैं, 86 मार्क्स। सर्वजीत 86 मार्क्स। दोनों लोगों की, 3 लोगों की ये रैंकिंग जो है, माधवी, कुसुमुती यादव और सरबजीत, ये 8th रैंक पे है। 9th रैंक है पंकज कुमार की, 2 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है। इन लोगों ने भी दो दो बार ही किया है, कोई बात नहीं है, 2 तक चलता है। और पंकज कुमार का 85 मार्क्स है और 9th रैंक है। और 10th रैंक पर है अजय कुमार जी 84 मार्क्स के साथ। 75 इन्होंने अटेम्प्ट किया, 66 इनके करेक्ट हुए, 9 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। थोड़ा सा इसको और एक्यूरेसी लाने की जरूरत है अजय कुमार जी को। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30 और लेते हैं पहला प्रश्न। वास्तव में इन उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लापरवाही अब नहीं करना है। जोखिम अगर आप ले उठा सकते हैं तो लापरवाही करिए। पहला प्रश्न है, शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? क्या प्रश्न है, कितना सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। क्योंकि इसका सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी सही हैं। अफ्रीका में भी पाया जाएगा, दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाएगा और उत्तरी अमेरिका में भी पाया जाएगा। 23 डिग्री से 66.5 डिग्री, 23 डिग्री से आप 66.5 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में जाएंगे। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23 डिग्री उत्तरी है, ये 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इससे 66.5 ऊपर चले जाइए और यहाँ पर 66.5 नीचे चले आइए। तो 66.5, 23 से 66.5 के बीच में जो ये एरिया है, यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी में। अगला प्रश्न है, शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार
दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? अभी मैंने व्याख्या में बता ही दिया है, बस उत्तर केवल बता दे रहा हूं कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। क्या यह सही बात है? जो कुल घास भूमि, पूरी लैंड है, जितनी भूमि हमारे पास है, क्या उसका 1/4 घास भूमि है? बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास 100 एकड़ जमीन है तो 100 एकड़ में से, या 1000 एकड़ है तो 250, अगर 1000 है तो इतना घास भूमियों का विस्तार है पूरा। ये रेशियो मैं आपको बता रहा हूं। उष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय घास भूमि का विस्तार केवल केवल लगा है ना, केवल उत्तरी में क्यों पाया जाएगा? पाया जाएगा तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों में पाया जाएगा, उधर भी पाया जाएगा, उधर भी पाया जाएगा। तो 0 से 23.5 यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन्हीं के बीच में ये पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में घास भूमि नहीं पाई जाती है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये रीजनिंग का प्रश्न बन जाएगा। घास भूमि पाए जाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी चाहिए, वर्षा चाहिए, दोनों परिस्थितियां जब जलवायु वाली परिस्थितियां होंगी तभी घास भूमि पाई जाएगी ना। बहुत अच्छी नहीं, लेकिन कुछ तो चाहिए ही। तो ऐसा कौन सा इसमें एक महाद्वीप है जिसमें ये परिस्थितियां नहीं है? तो वो है अंटार्कटिका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंटार्कटिका में घास भूमि नहीं पाई जाएगी, बाकी सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास भूमि में किस कुल के पौधे पाए जाते हैं? ये प्रश्न हो सकता है आपने ना किया हो। घास भूमि में किस कुल के पौधे पाए जाते हैं? तो घास भूमि ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर साकीय पौधे पाए जाते हैं, साकीय टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। साग सब्जी आप जानते हैं ना, तो साकीय पौधे पाए जाते हैं। और इनका जो कुल होता है, पोएसी कुल के ये पौधे होते हैं। पोएसी कुल के पौधों का प्रभुत्व होता है। और इन क्षेत्रों में साइपरेसी एवं जंकेसिया कुल के पौधे भी पाए जाते हैं। तो एक तो आप ध्यान रखिए, पोएसी कुल के पौधे, इसको तो भूलिएगा नहीं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न बनाया गया, ये वहां थोड़ा बहुत जो और पाया जाता है, जंकेसिया और साइपरेसी, इस पे बना दिया गया। ये दोनों हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पोएसी, जंकेसिया और साइपरेसी ये घास के प्रकार हैं। इन्हीं कुल के पौधे उसमें पाए जाते हैं, मतलब ये कुल हैं जिनमें घास आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? घास के जो मैदान होते हैं उनको उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक उष्ण है और एक शीतोष्ण है। तो इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? कंपास, स्टेपीज, लानोज और सेल्वास, ये चार दिए हैं। तो कंपास, लानोज और सेल्वास, कंपास, लानोस और सेलास, ये जो हैं ये उष्ण कटिबंधीय में आते हैं। लेकिन जो स्टेपी है, स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म इसमें असुमेलित है? कैंटरबरी न्यूजीलैंड में घास का मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पुस्ताज हंगरी में पाया जाता है। पॉर्कलैंड दिया है दक्षिण अमेरिका। जब दक्षिण अमेरिका ये जो दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और जब आपको पता होगा कि पॉर्कलैंड कहाँ पाया जाता है, तभी ये प्रश्न सही हो पाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इन तीनों पे खूब विश्वास हो आपको, इन तीनों पे, ए बी सी पे, कि ये पक्का हमको पता है, तो आप डी गलत कर सकते हैं। ये पॉर्कलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, ये असुमेलित है। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्र, इनको किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आपसे ग्रासलैंड के बारे में ही पूछा जा रहा है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। दक्षिण अफ्रीका के जो ग्रासलैंड है वहां पर वेल्ड पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ का जो खुला क्षेत्र है, घास का जो क्षेत्र है, उसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है। छोटी झाड़ें पाई जाती हैं यहाँ पर। मैदानी क्षेत्र होता है बड़ा बड़ा, उसमें घास और छोटी झाड़ें पाई जाती हैं। जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सब जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाता है। अगला प्रश्न, ब्राजील के सवाना घास प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? एक तो सवाना आप जानते हैं ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ब्राजील में इस सवाना को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ब्राजील में ग्रीन बंड, सोयाबीन और मक्का का उत्पादन करने वाले किसानों को अभी रेस्पॉन्सिबल कम्युनिटी फैसिलिटी दी गई थी, जिसको RCF कहते हैं, है ना, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटीज फैसिलिटी दी गई थी। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसको जारी किया गया था। तो ये करंट में बड़ा चर्चा में था। तो उन जो ब्राजील के सवाना घास के प्रदेश हैं उनको सेराडो के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सेराडो के नाम से इनको
जाना जाता है। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की तरफ, इंग्लिश की तरफ देखते रहें। अगला प्रश्न, लाल सागर के अटलांटिक सागर तक, लाल सागर से अटलांटिक सागर तक विस्तृत घास का मैदान जो अफ्रीका में स्थित है, स्थित कहां है? अफ्रीका में इसकी स्थिति है, और लाल सागर से अटलांटिक सागर तक विस्तृत है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है साहेल के नाम से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लाल सागर से अटलांटिक सागर तक का इसका विस्तार है। मैप आप देखते रहिए, जल्दी ही मैपिंग कार्यक्रम आपके लिए यहां पर स्टार्ट मैं करने जा रहा हूं। प्री परीक्षा किसी भी हालत में पास ही करनी है आपको। एक दो नंबर से जिनका रुकता था उनको भी पास करनी है। और जितने लोगों को इधर जो एग्जाम देने हैं सब तक शेयर कर दीजिए डेली 30 को, और दावा कर दीजिए कि इसको देखने के बाद एग्जाम पास करने में कोई शक नहीं रह जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। एक ये क्लास देखिए, एक मॉर्निंग की जो जीके की क्लास है उसको देखिए, देखिए फिर कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होता है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जल्द ही हम बीओ, आरओ और यूपीपीसीएस के लिए, जैसे कई लोग कह रहे हैं पुराना पेपर आएगा कि नया पेपर आएगा, बीओ का मार्च में एग्जाम था तो क्या वही पेपर फिर से पूछ लिया जाएगा? ये हमको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता जब तक पेपर नहीं आ जाएगा। लेकिन हमको तैयार करना है। तो आगे का करंट अफेयर और कुछ नए क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज, 10 प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज, 10 सेट उसमें पब्लिश किया जाए, इस तरीके का कुछ मैं प्लानिंग कर रहा हूं। विद इन वीक, 2-4 दिन के अंदर आपके सामने होगी, कम पैसे में होगी। आप लोग उसको ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे एग्जाम के लिए वो लाभदायक होगी। ठीक है। अगला प्रश्न, कैंपोस घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? कैंपोस, कैंपोस जो है वो, उसमें झाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ पेड़ पाए जाते हैं। घास के मैदान जो ये होते हैं उसमें झाड़ी नुमा पेड़ पाए जाते हैं, और घास तो पाई ही जाएगी। तो ये जो है ये 24 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ के बीच में कहां पर पाए जाते हैं? ब्राजील, पराग्वे और अर्जेंटीना, इन तीनों देशों में कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं। उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो घास का मैदान है यहाँ पर पशुधन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पशुपालन होता है, और पशुपालन जो होगा यहाँ का वो प्राकृतिक घास पर निर्भर होगा, और ये अच्छा एरिया होगा पशुपालन के लिए। यहाँ पर बहुत एफर्ट अलग से नहीं करना पड़ेगा आपके पशुओं को चराने के लिए। तो अब अगर आप पशुपालन का शौक रखते हैं या ये बिजनेस बनाना चाहते हैं तो वहां पे चले जाइए कैंपोस घास के मैदान में। अगला प्रश्न, फिलहाल अभी एग्जाम दे लीजिए, बीओ, आरओ, और जिनका मतलब बीओ है वो दे लें, आरओ और पीसीएस जिनका है वो दे लें, उसके बाद कहीं जाइएगा सॉरी, उसके बाद कहीं जाइएगा। तो कभी कभी मैं छींक नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, वैसे मैं कंट्रोल करता रहता हूँ। ठीक है। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से माफ़ी मांगता रहता हूँ कि जो मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ, आपके कान में छींक देता हूँ, इसके लिए आप हमें माफ़ करते रहा करें। स्टेपी के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। स्टेपी भी घास के मैदान होते हैं। पहला इसमें स्टेटमेंट है कि इसका विस्तार केवल यूरोप में पाया जाता है। जो स्टेपी है, स्टेपी का जो विस्तार है वो केवल यूरोप में नहीं पाया जाता, ये इसके लिए एक शब्द है यूरेशिया में पाया जाता है। तो यूरोप और एशिया दोनों में। तो पहला तो ये गलत हो गया। दूसरा है कि स्टेपी को रोटी की टोकरी की संज्ञा दी जाती है, वर्ल्ड ब्रेड बास्केट कहा जाता है, विश्व के रोटी की टोकरी की संज्ञा दी जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, केवल 2 इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और जब गेहूं का उत्पादन ज्यादा होगा तो इसी से क्या बनेगी? रोटी बनेगी, और आप लोग खाएंगे। चावल कम खाएंगे जिससे कि आलस ना आए। मोटापा उटापा तो कई बार लोग कहते हैं कि चावल से नहीं बढ़ता है, लेकिन आलस तो जरूर आता है। ठीक है। तो पढ़ाई करनी है तो कम खाइए, हल्की रोटी बनाइए, हल्की सब्जी बनाइए कम मसाले वाली, मुर्गा उर्गा कम खाइए। एग्जाम जब पास कर जाइए उसके बाद जैसा आपका मन हो वैसा करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाना घास का मैदान मुख्य रूप से पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है, क्या यह सही बात है? पूर्वी अमेरिका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। पूर्वी शब्द यहां सही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए काफी है कि अफ्रीका और अमेरिका में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। पूर्वी अफ्रीका दिया होता तो यह सही होता। सवाना घास का जो मैदान है वो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, और इसका देखिए इसका विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। रीजनिंग लगाइए, दोनों स्टेटमेंट को देखिए। अगर सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाएगा तो पहला गलत हो जाएगा, और अगर पहला सही हो जाएगा तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से यहां भी लगा है। तो पहला यहां पर गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लानोज किस प्रकार के घास के मैदान है? कैसे घास के मैदान को लानोज कहा जाता है? 2 कैटेगरी मैंने बताई थी,
एक मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय और एक मैंने बताया था शीतोष्णकटिबंधीय। ये दो कैटेगरी हैं। इनमें से जो लानोज है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय प्रकार का घास का मैदान है। लानोज दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग, जो दक्षिण अमेरिका का मैप या आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर पश्चिम भाग है, ये वाला पूरा एरिया जो है ये लानोज वाला एरिया होता है। ठीक है, कोलंबिया, वेनेजुएला, इन सब स्टेट कंट्री में ये पाया जाएगा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंपास घास के मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में पाया जाता है? कौन से देश हैं जहां पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, ये तीनों के तीनों देश पंपास घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, 7 से 8 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में इसका विस्तार पाया जाता है। और ये बहुत बड़ा एरिया हुआ और ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। तो 1, 2, 3 सभी से हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सुमेलित करिए इस सूची को, ये पूछा हुआ प्रश्न हो सकता है आपके लिए। लानोज और स्टेपी, प्रेरी, वेल्ड, इनको आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। लानोज कहाँ के घास के मैदानों को कहा जाता है? तो लानोज दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। सारे प्रश्न आप कर चुके हैं कहीं ना कहीं, बस रिवीजन हो रहा है इसी 30 डेली 30 के अंदर, ये रिवीजन हो रहा है। स्टेपी यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका सुमेलित कर दीजिए। और जो वेल्ड है, वेल्ड कहाँ, अफ्रीका हो जाएगा, अभी हमने किया ही था। तो ए का हो जाएगा 4, और 4 का ए हो जाएगा, और 3 का बी, 1 का सी, 2 का डी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डाउन्स, स्टेपी, सेल्वा, टैगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डाउन्स, डाउन्स में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और जबकि जो डाउन्स हैं वो किस चीज के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का जो विस्तार है वो डाउन्स वाले एरिया में क्या पाया जाता है? हाँ, ये अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। डाउन्स जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और इनका जो विस्तार है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। प्रेरी हुआ, पंपास हुआ, वेल्ड हुआ, स्टेपी हुआ, डाउन्स हुआ। प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स, ये सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण है। तो ए ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, बाकी सुमेलित है, सही से वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। निम्नलिखित में से इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराने का कुछ उपाय कर रहा हूं। हाँ, ये जरा बताइए, अगर आप लोगों से थोड़ा सा चार्ज करके इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाए, एक व्यवस्था की जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप ऐसा तो नहीं है ना कि बड़े सर पैसा पैसा वाला काम गड़बड़ होता है। जैसा भी है आप अपनी सलाह दीजिएगा, है ना। आप लोगों को मैं बिल्कुल अपना मानता हूँ। डेली 30 में जब रैंक लिस्ट में जारी करता हूँ तो मुझे लगता है मैं टॉप 10 लिस्ट जारी कर रहा हूँ। ये आप लोग स्टार हैं मेरे, आप लोग मेरी सारी जमा पूंजी हैं। तो आपसे मैं कुछ भी शेयर कर देता हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता है, कुछ भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अगला प्रश्न है, सही सुमेलित की बात यहां पर की जा रही है। तो सही सुमेलित देखिए, कैंपास उत्तरी ब्राजील, क्या ये सही है? कंपास दक्षिण पूर्वी ब्राजील में पाया जाता है, तो ये गलत है, उत्तरी ब्राजील में नहीं पाया जाता। लानोज वेनिजुएला तो सही है। और पंपास यहाँ पे दिया है चिली, चिली में नहीं, अभी हमने पढ़ा था अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो अर्जेंटीना अगर दिया होता तो सही हो जाता। और सेल्वा जो है ये दिया है दक्षिण ब्राजील, दक्षिण ब्राजील नहीं। सेल्वा जो है अमेजोन का नाम आपने सुना है, अमेजोन जो बेसिन है वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण ब्राजील में नहीं। ठीक है, और मैप में देख के बताइएगा कि सेल्वा का जो एरिया है वो ब्राजील क्या उसमें आता है, और अगर आता है तो किस हिस्से में, दक्षिण में नहीं तो किधर? ये आज का प्रश्न है। हमारे प्रश्नों का उत्तर आप दिया कीजिए। ठीक है, अगर मेरा कहना आप नहीं मानेंगे तो आपका कहना मैं नहीं मानूंगा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, लानोज वेनिजुएला सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है उसको पंपास के नाम से जाना जाता है। एक तरीका यह भी है प्रश्न पूछे जाने का, 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर में यह पंपास क्षेत्र फैला हुआ है, चौड़ा क्षेत्र है। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। केनिया में पंपास क्या पाया जाता है? गलत हो जाएगा, कीनिया में पंपास नहीं पाया जाता। कीनिया जो है ये सवाना वाले एरिया में आता है, नोट कर लीजिए। अर्जेंटीना पंपास,
अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वेनिजुएला सवाना, वेनिजुएला सवाना वाले एरिया में नहीं आता है, ये भी गलत दिया हुआ है यहाँ पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपी दिया हुआ है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। स्टेपी संयुक्त राज्य अमेरिका में कहाँ पाया जाएगा, प्रेरी दिया होता तो सही होता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना पंपास। चलिए फटाफट देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, प्रथम भारतीय नागरिक हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाने वाला है। जो रिचर्ड डॉकिंस हैं ये विकासवादी जीव विज्ञानी थे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया, और अंग्रेज थे ये। और रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और सृष्टिवाद के लिए मुख्य आलोचकों में से इनको जाना जाता है। और ये जावेद अख्तर को दिया जा रहा है। जावेद अख्तर क्या है, गीतकार हैं। जावेद अख्तर जी लेखक हैं और इन दोनों क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नव स्थापित अदसा खदान किस राज्य में स्थित है? अभी कोल इंडिया पर एक प्रश्न आपको और मिलेगा, कुछ परिवर्तन इसमें हो रहे हैं, कुछ करंट अफेयर अपडेट हुआ है। तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों को स्थापित किया गया है। उनमें से एक है अदसा खदान जो कि महाराष्ट्र में है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी है शारदा भूमिगत खदान, तो जो शारदा वाली खदान है ये मध्य प्रदेश में है, ये भूमिगत खदान है, मध्य प्रदेश का जो कान्हा क्षेत्र है वहां पर है। और एक है धनकसा, धनकसा वाली जो है खदान, धनकसा वाली भी मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि कुछ प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, करते रहते हैं ये प्रयोग। तो उन्होंने जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए, इसके पुनर्चक्रण के लिए, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी एक एक्सचेंज का निर्माण किया है। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। इससे प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग, ऑडिट, कचरे की जांच करना और कचरे का उचित उपयोग करने का तरीका और उसको प्रोत्साहन देने की बात इसके अंतर्गत हो रही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, जिसको एराइज आप कह सकते हैं, ये कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये स्थित है नैनीताल में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नैनीताल में कहां पर स्थित है? यूनाइटेड किंगडम में नहीं, उत्तराखंड में। यूके का मतलब केवल यूनाइटेड किंगडम नहीं होता, उस पर पेटेंट थोड़ी ना अंग्रेजों का, हम भी यूके लिखेंगे उत्तराखंड के लिए, ठीक है। और इसरो और एराइज ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग पर अभी एक समझौता ज्ञापन किया है। अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता में अंतरिक्ष पिंड ट्रैकिंग, उसका ट्रैकिंग करना, और अंतरिक्ष कक्षा विश्लेषण और अंतरिक्ष मौसम अध्ययन, ये सब इसमें शामिल है। एराइज के साथ इसरो मिलकर ये कार्यक्रम करेगा और ये नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, क्या ये सही है? बेबी रानी मौर्य है, बिल्कुल सही है, ने किस स्थान को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का निर्णय लिया? ग्रीष्म काल में राजधानी अब वहां पर होगी। कौन सा स्थान वो है गैरसैंण। और गैरसैंण किस जिले में पड़ता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। जो भी यूके पीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो वो जो है इसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है। और ये पड़ता है कुमायूं डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर पड़ता है? कुमायूं डिस्ट्रिक्ट में। आप लोगों को लगता था कि मैं अभी आपके लिए छोड़ दूंगा ये प्रश्न, आपके लिए मैं छोड़ता हूं, तो आप इसमें बुरा मत माना करिए, ठीक है ना। कुमायूं यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट भी दिया है, लेकिन स्थान का जो नाम है राजधानी का वो गैरसैंण है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ नहीं, स्थान पूछा जा रहा था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया उत्सर्जन मानक है जो अमेरिकन रेगुलेशन पर आधारित है। पहला स्टेटमेंट। अब एक चीज ये बताइए, कभी आपने अमेरिकन रेगुलेशन पर आधारित ये सुना है कि भारत स्टेज मानक अमेरिकन रेगुलेशन पर आधारित है? कभी ऐसा सुना है? ऐसा आपने नहीं सुना होगा। यूरोप का हमेशा यूरो का नाम सुना होगा, यूरोप का नाम सुना होगा, तो ये यूरोपियन रेगुलेशन पर आधारित है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहीं पर गलत हो गया। दूसरा है, यह मानक देश में पहली बार 2000 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। और अभी BS6 वाहन के पंजीकरण और उसके ईंधन प्रकार विवरण की बात चल रही है। और अभी BS6 वाहनों के लिए स्टिकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक हरी पट्टी लगाने को अनिवार्य बनाया गया है। तो BS6 की अभी चर्चा चल रही है और ये शुरुआत हुआ था फर्स्ट से 2000 में।
तो दूसरा स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा देश में खनन किए गए पूरे कोयले का व्यापार कोल एक्सचेंज नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म से किए जाने का निर्णय लिया गया है कि जितना भी कोयला होगा इसमें बहुत तस्करी होती थी, बड़ी धांधली होती थी, तो इसको कोल एक्सचेंज नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उससे अब ये किया जाएगा। बिल्कुल सही है। और कोल एक्सचेंज की स्थापना के पश्चात कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया की भागीदारी समाप्त हो जाएगी। ऐसा है? ऐसा नहीं है, भागीदारी समाप्त नहीं होगी। कोल एक्सचेंज नामक एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और कोयला क्षेत्र में कोल इंडिया इसका प्रमुख भागीदार बना रहेगा, इसकी भागीदारी नहीं समाप्त होगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यूपीएससी जिनको देना है उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, जनजातीय जिलों में मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना करने का निर्णय किस राज्य द्वारा लिया गया? जनजातीय क्षेत्रों में ये मेगा शैक्षणिक परिसर स्थापित करेंगे और ऐसा निर्णय लिया है ओडिशा ने। किसने लिया है? ओडिशा ने। और ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। उड़ीसा सरकार ने जनजातीय जिलों में छात्रों को शैक्षणिक और खेल कौशल उपलब्ध कराने के लिए मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना की है। क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज में शुरुआत इसकी की जाएगी। और वर्तमान समय में अगर पूरे देश में देखें तो 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जिले हैं, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और ये जिले हैं जिनमें से 13 उड़ीसा में निवास करती हैं। 75 विशेष रूप से कमजोर ये जनजातीय समूह हैं, जिले नहीं समूह हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनमें से 75 में से 13 ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम वहां पर चलाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड द्वीप किस देश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ये ज्योग्राफी का प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है डेनमार्क। ये कभी यूएसए के बारे में मत सोचिएगा कि यूएसए के अंतर्गत आता है। आप जब ग्रीनलैंड का मैप देखेंगे तो ब्रैकेट में लिखा रहता है डेनमार्क, ऐसे छोटा सा आपको वहां पर लिखा मिलेगा कि ये डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत के ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा मंत्रालय ने, उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय ने, सबने मिलकर ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसीलिए ये प्रश्न चर्चा में आ सकता है। और अप्रैल 2020 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को वित्तीय सहायता की पेशकश की थी, जिससे ग्रीनलैंड काफी नाराज हुआ था। ग्रीनलैंड एक स्वायत्त द्वीप है जो डेनमार्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब वो पेशकश पैसा वैसा देंगे तो मतलब क्या है, भैया हमारे साथ आके मिल जाओ, तो उसने ये स्वीकार नहीं किया, नाराजगी जाहिर की। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार चेताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग सुबह का भी मॉर्निंग जी के कार्यक्रम देख सकते हैं। ये बात मुझे नहीं कहनी थी, तो मैं ऐसे बोल गया। बोलना मुझे ये था कि अब लापरवाही मत कीजिएगा, अब लापरवाही घातक हो सकती है। जब कैलेंडर आ गया और आपको पता है कि लक्ष्य आपसे कितनी दूर है, तब आप अगर धीमे चलेंगे या बैठे रहेंगे, सो जाएंगे, तो दिक्कत होगी। पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट हम जल्दी और लॉन्च कर रहे हैं, जिससे पूरा अपडेटेड तैयारी आपकी हो जाए, उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में विकसित एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड, अर्पित इसको कहते हैं, एयरबॉर्न रेस्क्यू पैड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अर्पित इसका नाम रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? तो इसका उद्देश्य है कोविड-19 से जो पीड़ित गंभीर रोगी हैं उनका परिवहन करना। भारतीय वायुसेना ने ये पृथक परिवहन के लिए ये अर्पित का विकास किया है, और कोविड-19 से जो पीड़ित गंभीर रोगी हैं उनको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो इसके द्वारा किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का जो हवाई निकासी प्रणाली की आवश्यकता को पहचान में रखे ये जो डेवलपमेंट किया गया है, वो इसलिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट माना जा सकता है कि मान लीजिए कि कोई बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है और उसको कहीं अलग ले जाकर इलाज किया जा सके, तो उसमें उसकी जान बचाई जा सकेगी। ठीक है ना। और बहुत ये खर्चीला भी नहीं है, बहुत कम पैसे में डेवलप, 60,000 रुपये में ये डेवलप किया गया है। चलिए, ये तो उनका काम था, उन्होंने किया। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बार बार मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और पूरे जोश के साथ आप लग जाइए, एक एक सेकंड का उपयोग कीजिए।